हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। हमारा टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत का, जिसके अंदर हमने पहले गुलाम वंश डिस्कस किया था। और आज की हमारी जो क्लास रहेगी इसके अंदर हम करेंगे खिलजी वंश। कि खिलजी वंश जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासन था, दूसरा काल था। और इसके अलावा खिलजी वंश का जो शासन काल है वो लगभग 1320 के 1290 में प्रारंभ होता है, 1320 ईस्वी तक रहता है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सभी से ये कहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक और शेयर जरूर करें हमारे वीडियोस को। तो टॉपिक शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासनकाल है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। कि खिलजी वंश से रिलेटेड एग्जाम के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका शासनकाल पता होना चाहिए। 1290 में प्रारंभ होता है और 1320 तक शासन चलता है। अब खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की जाती है। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। कल हमने पढ़ा था खिलजी वंश से पहले गुलाम वंश। देखो, गुलाम वंश का जो अंतिम महान शासक होता है वो होता है बलबन। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी को प्राप्त करने के लिए, जीतने के लिए उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है। और इसी का फायदा उठाता है जलालुद्दीन खिलजी और एक नए वंश की शुरुआत करता है, और वो वंश होता है खिलजी वंश। जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है तो उस समय इसकी जो आयु होती है वो 70 वर्ष होती है। यानी कि यूं कहें कि एक बूढ़ा आदमी दिल्ली सल्तनत को जीतता है और कुछ ही समय पश्चात यानी कि 1296 के अंदर इसकी हत्या कर दी जाती है। और इसकी जो हत्या है इसका ही भतीजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की इलाहाबाद में हत्या कर देता है, इसे मार देता है और मारने के बाद दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लेता है। और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने के बाद ये अपने शासन काल में, देखो 1296 के अंदर ये राजा बना और लगभग 1316 तक इसका शासन काल रहता है, यानी कि लगभग 20 वर्ष। इसका जो कुल शासन काल रहा था वो 20 वर्ष का रहा था। इसने अपने शासन काल में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए थे। इसके अलावा इसने अपने शासनकाल में कुछ सिक्के भी चलवाए थे और उन सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर नाम अंकित करवाया था। यानी कि जब ये राजा बना, सुल्तान बना, तो किस नाम से बना? द्वितीय सिकंदर के नाम से, क्योंकि सिकंदर के द्वारा संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करने का अभियान किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी भी सिकंदर की तरह ही भारत को जीतना चाहता था, इसलिए वह द्वितीय सिकंदर के नाम से राजा बना था, सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो इसने सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया और 1301 में इसने रणथंबोर पर अधिकार कर लिया था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया गया और उस पर अपनी विजय प्राप्त की। और इसके साथ साथ 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को भी जीत लिया। ये दोनों के दोनों अभियान राजपुताना के थे, राजस्थान के थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंबोर अभियान कब किया गया था? 1301 में किया गया था। चित्तौड़ अभियान कब किया गया था? 1303 में किया गया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। दोबारा से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। खिलजी वंश को शुरुआत 1290 में होती है जलालुद्दीन खिलजी के साथ। 70 वर्ष का एक बूढ़ा आदमी होता है और 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है वो द्वितीय सिकंदर के नाम से बनता है। और इसका जो कुल शासनकाल रहता है वो 20 वर्ष का रहता है। और अपने इस 20 वर्ष के शासनकाल में सबसे पहले वो प्रशासनिक सुधार करता है। इसके अलावा वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 1301 में रणथंबोर अभियान करता है, उस पर विजय प्राप्त करता है। और 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान होता है जिसमें वो विजय प्राप्त करता है। इसके अलावा इन दोनों विजयों के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात अभियान किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो अगला अभियान है वो गुजरात अभियान है। और गुजरात अभियान के पश्चात वो जाता है दक्षिण भारत। देखो, सबसे पहले अपने गुजरात अभियान करेंगे कि इस गुजरात अभियान के अंदर
इसको जो सर्वाधिक सहयोग रहा था वो रहा था मलिक काफूर नाम का एक मुस्लिम सेनानायक था। मलिक काफूर मुस्लिम सेनानायक था। ये जो मुस्लिम सेनानायक था मलिक काफूर हिंदू धर्म से धर्मांतरित था, यानी कि इसने हिंदू धर्म को त्याग कर इसने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मलिक काफूर किसके शासनकाल में था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान में सर्वाधिक योगदान किसका रहा था? मलिक काफूर का रहा था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब दक्षिण भारत का अभियान किया गया तो उस अभियान में भी मलिक काफूर उसके साथ था। और मलिक काफूर के द्वारा दक्षिण भारत के देवगिरी, होयसल और पांड्य क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। इन क्षेत्रों में इनके द्वारा अपने अभियान किए गए और इन्हें विजित किया गया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 4 प्रकार के आदेश जारी किए थे, यानी कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 4 आदेश जारी किए थे। और ये चारों के चारों आदेश क्या हो गए? असफल हो गए। कारण इसकी प्रशासनिक नीति। सबसे पहले आदेश देखेंगे कि इसने आदेश दिया था कि इसके शासनकाल में जो विद्रोह थे वो तेज गति से होने लगे थे, और इसको देखते हुए इसने 4 आदेश जारी किए थे। पहला इसने आदेश दिया था कि अमीर वर्ग की संपत्ति को जब्त कर लो। पहला इसने आदेश क्या दिया था? अमीर वर्ग जो था उनके पास जो संपत्ति है उस पर अधिकार कर लो। और दूसरा था जो खालसा भूमि थी, खालसा जो राजकीय भूमि थी, राजा के अधीन भूमि थी, उसे कृषि योग्य बनाने का आदेश दिया गया कि इस भूमि को किसानों को दी जाए और उसके बदले में वहां से हमें राजस्व प्राप्त हो। लेकिन ये दोनों आदेश क्या हो गए? इसके विफल हो गए। इसके साथ साथ इसने अपने शासनकाल में तीसरा आदेश दिया कि दिल्ली के अंदर मद्यपान को निषेध करो। मद्यपान का मतलब होता है शराब पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, मद्यपान प्रतिबंध किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी तो था वो खुद एक नशेड़ी व्यक्ति था। अगर यूं कहें कि वो खुद मद्यपान में इतना खुद करता था कि इसकी ये जो आदेश था वो सफल नहीं हो पाया था। और इसका जो अगला अभियान था, इस अगला आदेश था कि इसने जो अमीर वर्ग हैं उनके मेल मिलाप को रोक दिया। अमीरों के मेल मिलाप को रोक दिया कि कोई भी व्यक्ति आपस में नहीं मिलेगा। जो अमीर सरदार थे, अमीर वर्ग के जो उच्च अधिकारी थे, वो आपस में मेल मिलाप नहीं करेंगे। ये जो 4 आदेश अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जारी किए गए थे, ये चारों के चारों आदेश असफल रहे थे, इनका कोई महत्व नहीं रहा था। दोबारा देख लीजिए। सबसे पहला इसने अमीर वर्ग की संपत्ति को जब्त किया। दूसरा इसने खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाया ताकि राजस्व में वृद्धि हो। तीसरा मद्यपान पर प्रतिबंध लगाया, यानी कि शराब पर प्रतिबंध लगाया, यह भी असफल हो गई। और चौथा है अमीरों के मेल मिलाप को रोकना। इस अभियान में भी इस आदेश की अवहेलना कर दी गई थी। अब हम आगे चलेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खलीफा की सत्ता को मान्यता दी गई थी। देखो, ये जो खलीफा का जो पद है, खलीफा की सत्ता, यानी कि यूं कहें कि एक मुस्लिम सत्ता को मान्यता दी गई थी। खलीफा जो तुर्क देश का सबसे बड़ा पद माना जाता है, धार्मिक रूप से सबसे बड़ा पद माना जाता है, उसको मान्यता इसने दी थी। और इसी के आधार पर इसने एक उपाधि धारण की थी, यस्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन। बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी बड़ी भी है, और इसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। उपाधि है यहाँ पे यस्मिन उल खिलाफत नासिरी, खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन। ये जो उपाधि थी ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्वयं ग्रहण की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे स्वयं ग्रहण किया था, इसे ने
अपने आप इसे ग्रहण किया था। इसके अलावा इसका एक कवि है, इसका एक इतिहासकार है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसका एक इतिहासकार है, कवि है। इसने अलाउद्दीन खिलजी को 2 उपाधियां दी थी। अमीर खुसरो के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, खुजाइनुल फुतू। खुजाइनुल फुतू ये पुस्तक लिखी गई थी और इसी पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी को इसने 2 उपाधियां दी थी। पहली उपाधि दी थी इसे विश्व का सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी को इसने पहली उपाधि क्या दी थी? विश्व का सुल्तान कहा था। और दूसरी उपाधि थी जनता का चरवा, जनता का चरवाहा। ये 2 उपाधियां जो थी अलाउद्दीन खिलजी को इसके जो राजकवि था, इसका जो दरबारी कवि था, इतिहासकार था अमीर खुसरो के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर का यहाँ से पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्पष्ट कीजिए, समझाइए, उसका स्पष्टीकरण दीजिए, संक्षिप्त विवरण लिखिए। कैसे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली को सुधारने के लिए कुछ विभागों की स्थापना की थी। अलाउद्दीन के द्वारा कुछ विभागों की स्थापना की गई थी, जिसमें पहला आता है इसमें दीवाने रियासत। दीवान ए रियासत ये जो विभाग था इसका जो संबंध था वो था व्यापार से, यानी कि इसका जो अधिकारी होगा वो किसका नियंत्रक होगा? व्यापार का नियंत्रक था ये, व्यापार का नियंत्रक। इसके अलावा इसमें दूसरा आ जाएगा शाहना या दंडाधिकारी। शाहना या दंडाधिकारी ये होता था बाजार का दरोगा। ये जो दंडाधिकारी था, देखो नाम से ही हमें पता चलता है दंडाधिकारी, दंड देने वाला। तो दंड कौन देता था? दरोगा देता था, बाजार का दरोगा। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। इसमें आता है तीसरा, तीसरा आ जाएगा इसमें मुहत्तसिब। ये जो मुहत्तसिब था ये 2 विभागों का प्रमुख था। पहला पहला आ जाएगा इसमें कि इसे जन साधारण का रक्षक कहा जाता था। जो आम जनता थी, आम जनता थी उसके रक्षक के रूप में, उसकी सुरक्षा के लिए। और दूसरा इसका जो काम होता था निरीक्षण करना। इसका जो काम होता था निरीक्षण करना। और निरीक्षण किसका करता था? ये नापतोल का निरीक्षण करता था कि शासन काल में जो विभाग थे जहां वस्तुओं की नापतोल की जाती थी उनका निरीक्षण किया जाता था। और इसके अलावा इसमें आ जाएगा चौथा बरीद ए मुमालिक। ये जो बरीद ए मुमालिक था इसका जो संबंध था वो था गुप्तचर विभाग से। बरीद ए मुमालिक एक गुप्तचर अधिकारी था। इन चारों विभागों की जो स्थापना थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली को सुधारने के लिए। दोबारा से देख लीजिए इसको। सबसे पहला आ जाएगा इसमें दीवाने रियासत, ये होता था व्यापार का नियंत्रक अधिकारी होता था। शाहना या दंडाधिकारी बाजार का दरोगा होता था। मुहत्सिब जन साधारण का रक्षक और नापतोल का निरीक्षण करता करता था। और अंतिम है इसके अंदर बरीद मुमालिक। ये जो बरीद मुमालिक है ये एक गुप्तचर अधिकारी होता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य के अंदर अपने शासनकाल में मोल भाव को सुनिश्चित किया और साथ में मुनाफाखोरी पर भी रोक लगाई कि किसी वस्तु का मोल भाव निश्चित कर दिया कि कोई वस्तु इतने में ही बिकेगी। मान लीजिए आपने चीनी लेनी है तो उसने चीनी का मूल्य निश्चित कर दिया 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, यानी कि वो वस्तु उतने की ही मिलेगी। वो वस्तु ना तो ज़्यादा में मिल सकती है ना ही कम में मिल सकती है। इसका मतलब कि मुनाफाखोरी पर उसने रोक लगा दी थी। ये सारी की सारी व्यवस्था किसके ऊपर आधारित थी? बाजार नियंत्रण पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब आता है इसके अंदर कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक बाजार नियुक्त किया गया था। देखो इसके अंदर अपने एक चीज और लिखेंगे, सराय ए अदल।
सराय ए अदल। ये जो विभाग था इसका संबंध था स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार। स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार था, जहां पर दोनों बाजारों को इकट्ठा कर दिया गया। एक जो सामान्य स्तर पर स्थानीय स्तर पर था, जो विदेशी था, जो बाहर से वस्तु लाई जाती थी, उन सबको मिलाकर के एक बाजार बनाया गया था। उसका नाम क्या था? सराय ए अदल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि सराय ए अदल विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सराय ए अदल विभाग का संबंध किससे है? स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब हम आगे बात करेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने सेना को नगद वेतन दिया था। सेना को इसने नगद वेतन दिया था। दिल्ली सल्तनत का ये पहला राजा था। और इसके अलावा 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने कोशेसिरी यानी कि कुशकेसिरी का निर्माण करवाया था। ये एक दुर्ग था कुशकेसिरी, जिसे कोश ए सिरी भी कहते हैं। कोश ए सिरी भी कहते हैं। इस कुशकेसिरी के अंदर कुल 7 द्वार थे, 7 दरवाजे थे। और इसके अलावा 1303 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो अगला शासक है वो अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी यानी कि उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अगला शासक बनता है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद ये अगला शासक बनता है। इसके शासनकाल के बारे में हमें कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। सिर्फ इतना पता चलता है कि जो मुबारक खिलजी था, मुबारक खिलजी जो था, इसने सबसे पहले क्या किया था? अपने पिता के द्वारा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो घोषित किए गए जो कठोर नियम थे, कठोर आदेश थे, उनको इसने क्या किया था? समाप्त कर दिया था। कठोर आदेशों को इसने क्या किया था? समाप्त कर दिया। और साथ में इसने खलीफा की सत्ता को भी समाप्त कर दिया था। खलीफा की सत्ता को भी इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और किस नाम से ये राजा बना था? कौन सी उपाधि ग्रहण की थी इसने? इसके द्वारा उल वासिक बिल्ला की उपाधि ग्रहण की गई थी। बस इतना ही जानकारी हमें मिलती है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की मृत्यु के बाद अगला जो राजा बनता है वो बनता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा होता है। दिल्ली सल्तनत यानी कि खिलजी वंश का ये अंतिम शासक होता है। और इसकी जो हत्या है तुगलक वंश के राजा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की जाती है। 1320 ईस्वी के अंदर गयासुद्दीन के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा एक नए वंश की शुरुआत होती है दिल्ली के अंदर, वो होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश की जो डिटेल है, जो क्लास वो रहेगी हमारी अगली क्लास, और उसके अंदर डिटेल से देखेंगे कि तुगलक वंश की जो शुरुआत है वो कब होती है, किसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो हम करेंगे कल की क्लास में। अगर आप लोगों में से किसी ने भी इसके पहले के वीडियो वॉच नहीं किए हैं तो वो उन वीडियो को अच्छे से वॉच करें ताकि आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इसे शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।